नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग हिंदी भाषा शिक्षण के मैराथन क्लास में आज पूरा शिक्षण कवर करेंगे। इसमें जो हम लोगों ने प्रश्न रखा है वो पूरे शिक्षण से रिलेटेड है। आज की मैराथन वीडियो आप लोग जो देख लिए 100% जानिए कि उनका शिक्षण में कभी भी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। तो नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? अधिगम है। मित्रों, जो अधिगम होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिगम का मतलब होता है कि बच्चे के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन ये क्या कहलाता है आपका? अधिगम। ऑप्शन अपना देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है विषय वस्तु को याद करना। केवल याद करना ही अधिगम नहीं होता, बच्चे के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना भी अधिगम कहलाता है, इसलिए ये गलत है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली है। बिल्कुल आपका दो ऑप्शन सही है। यहाँ तथ्यों को रटना है इसलिए गलत है। यहाँ यांत्रिक रूप से पढ़ना भी गलत है। कौन सा? दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा सीखने में सहायक है। अब देखिए, कोई भी बच्चा भाषा कहाँ से सीखता है? परिवेश से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, अर्थात उपरोक्त सभी जगह से बच्चा भाषा को सीखता है। अगला प्रश्न, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है। देखिए, एक बच्चा है प्रकाश, वो क्या करता है? कक्षा में चित्र बनाता है और स्पष्ट करता है कि भाषा अधिगम हो रहा है। भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। देखिए, चित्र बना रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अपने चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है, इसलिए अधिगम तो हो रहा है। यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? छोटे छोटे ग्राफिक्स के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? विचारों का वो प्रकट कर रहा है, अभिव्यक्ति कर रहा है, इसलिए कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। अब देखिए, यहाँ चित्रों के माध्यम से पढ़ाने का मतलब सुलेखा जो है कक्षा के सभी बच्चों में अपने विचार किस माध्यम से कर रही है? चित्रों के माध्यम से। अब वो क्या है? आपका क्रियात्मक अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, विचारात्मक अधिगम है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो सुलेखा है वो शब्दों या संकेतों को जोड़कर सिखाया होगा ना। जैसे सुलेखा ने इस पेड़ के बारे में बताया, तो ये पेड़ का चित्र सुलेखा के पास है मान लीजिए। अब सुलेखा इस पेड़ के बारे में बता रही है, तो प्रयोग किसका कर रही होगी? प्रयोग तो शब्दों का कर रही होगी कि पेड़ में तना होता है, जड़ होता है, पेड़ को ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो वो यहाँ पर कौन सा अधिगम हो रहा है? शाब्दिक अधिगम। कौन सा? शाब्दिक। तो विकल्प आपका दो सही हो जाएगा, क्योंकि शब्दों और संकेतों को जोड़कर बोला होगा किसमें? चित्र में, इसलिए आपका शाब्दिक अधिगम है। अगला प्रश्न अगला है भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन? अब जैसे सत्य नहीं है, अधिगम आप लोग जानते हैं, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये गलत है। अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती है, सही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी सही है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के लिए को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, 4 भी सही है। तो कौन सा प्रश्न ऐसा है जो गलत है? क्योंकि हमें नहीं में उत्तर देना है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 ही सही है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे अपना स्वयं सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है? देखिए, अब सामाजिक आ गया, तो सामाजिक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? आपके वाइगॉस्की महोत्सव प्रसिद्ध हैं,
क्योंकि इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं अपने समाज और संस्कृति के साथ जो है अंतःक्रिया करके कुछ भी सीख लेते हैं। तो समाज और सांस्कृतिक ये किसके अंतःक्रिया का परिणाम स्वरूप था? बच्चों के किसके अनुसार? मनोवैज्ञानिक वाइगॉस्की के अनुसार। नेक्स्ट, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो आपके स्किनर हैं। स्किनर ये प्रमुख स्तंभ हैं। चॉम्स्की जो है भाषाजात क्षमता से रिलेटेड है। वाइगॉस्की आपके सामाजिक और पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास से। तो इनका एक कोड वर्ड होता है संज्ञानात्मक, इनके लिए याद रखिए, मतलब पियाजे के लिए। वाइगॉस्की के लिए सामाजिक याद रखिए, और चॉम्स्की के लिए आपको याद करना होगा भाषाजात क्षमता। भाषाजात क्षमता। और व्यवहारवादी के लिए एक कोड के रूप में आप स्किनर को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, स्किनर और पावलोव की अवधारणा में अलग नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन आपका है सहज पुनः प्राप्ति, दूसरा है विलुप्त होना, तीसरा प्रतिक्रिया सामान्यीकरण और चौथा एक और दो। तो इसमें जो स्किनर और पावलोव हैं दोनों विलुप्त होना बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्किनर और पावलोव का मानना था कि अगर अनुक्रिया का स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होंगी? विलुप्त हो जाएंगी। तो कौन सा? दो ऑप्शन आपका सही है। शिक्षण, अगला सब प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षण का स्किनर सिद्धांत आधारित है किस पर? संगत ऑपरेशन अनुकूल, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया सुदृढ़ीकरण अर्थात स्पष्टीकरण पर। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है? चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि अगर भाषा सीखे जाने के क्रम में जो वैज्ञानिक पड़ताल भी है, वैज्ञानिक लोग अपने खोज को साथ साथ चलाते रहते हैं, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा विकास, जो विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है? अपरिपक्व है। अपरिपक्व होने का कारण क्या होता है? देखिए अपरिपक्व होने का मतलब कि उस बच्चे को भाषाई परिवेश का अभाव हो, उस बच्चे ने अधिगम में रुचि न लिया हो, शारीरिक बाधाएं भी हो सकती हैं। तो ये तीनों विकास के में अपरिपक्वता का प्रमुख कारण बन सकते हैं। कौन? भाषा अधिगम में अरुचि, उसके बाद समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव ये भी बन सकता है, और शारीरिक बाधाएं भी बन सकती हैं। इसका मतलब कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास होता है रूप में सांकेतिक, मौखिक, लिखित या निर्धारित नहीं किया जाता। देखिए सबसे पहले बच्चा जो है इशारों में बात करता है, क्राइंग करेगा, गेस करेगा, अपनी बात करता है चिल्लाकर रोकर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सांकेतिक रूप में। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषाई विकास में सहायक है। भाषाई विकास में विद्यालय भी सहायक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सहायक होते हैं, भाषण भी शामिल है, इसलिए आपका कौन सा? चार ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी, उसकी शब्द संपदा कितनी होगी? देखिए जो ये शब्द हैं उम्र के अनुसार शब्दों में बढ़ोतरी होती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 4 वर्ष। यहाँ पर जो 3 वर्ष का है उसके लिए 1000 शब्द निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में सहायक हैं, साधन है और साध्य हैं। बिल्कुल आपके दोनों हैं।
अवरोधक नहीं है, साध्य एवं साधन दोनों हैं, इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा साधन है। भाषा से आप लोग क्या करते हैं? भाषा आपके व्यक्तित्व को बनाता है, समाज में पहचान मिलती है, व्यक्ति आपकी बातों से, आपकी भाषा से आपको पहचानने लगता है, जुड़ाव करने लगता है। तो ये सभी भाषा साधन के रूप ही हैं, व्यक्ति की पहचान का, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का, व्यक्तित्व के निर्माण में। अर्थात चौथा ऑप्शन सही है कि भाषा हर एक फील्ड में सहायक है। अच्छा बोलेंगे लोग आपसे क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। अगला प्रश्न, बालकों में भाषा सीखने डैश में डैश तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, बालकों जो वाइगॉस्की थे, वाइगॉस्की का मानना था कि बालकों में समाज और परिवार ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसका? भाषा सीखने में। तो कौन सा? 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये एक अनौपचारिक रूप से भाषा सीखा जा सकता है। किसके माध्यम से? समाज और परिवार के माध्यम से। तो 2 ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम। देखिए, त्रिआयामी प्रक्रिया में छात्र, विषय वस्तु और अध्यापक, ये तीनों आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपका अध्यापक, छात्र व विषय वस्तु। ये किसके अनुसार है? मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी के अनुसार कहा गया कि बच्चों की जो शिक्षण है यह एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व। जबकि आपको भी पता है मातृभाषा का महत्व होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में नहीं है। अब देखिए, हम लोग ऑप्शन पढ़ें। बच्चों के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं, बिल्कुल सही है। भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए, देखिए, भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने मातृभाषा में, मतलब आपका मातृभाषा आपका पूर्व का ज्ञान हो गया और इसमें नए ज्ञान को आप जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो कौशल में निपुण हो जाते हैं। अब देखिए, तीसरा ऑप्शन कर रहा है, मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक, कभी बाधक नहीं होता, और यही आपका गलत है। अर्थात तीसरा ऑप्शन गलत है। और प्रश्न के अनुसार चूंकि नहीं पूछा, इसलिए तीसरा ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है बच्चे को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद बच्चों को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना भी सही है। देखिए, माता की भाषा को ही हम लोग मातृभाषा कहते हैं। बच्चे को हिंदी भाषा में शिक्षा देना, ये गलत है। और चौथा है आपका 1 और 2 दोनों बिल्कुल, माता की भाषा और प्राथमिक भाषा दोनों मातृभाषा ही कहलाती हैं। अगला प्रश्न, अगला है आपका, भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। देखिए, भाषा सीखना है आपको तो समृद्ध भाषिक परिवेश का, वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका ये सही है। विद्यालय में भाषा की कक्षा का आयोजन, ये सही नहीं है। अध्यापक की भाषाई निपुणता भी मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा आपका ए ऑप्शन ही मायने रखता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रचनात्मकता का विकास, आत्माभिव्यक्ति दोनों है, और यहाँ पूछ रहा है क्या? नहीं है। विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। लेकिन इसका जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाषा शिक्षण में उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका, अध्यापक द्वारा छात्रों की जो क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना है। देखिए, अध्यापक जब भी छात्रों को पढ़ाए, उनकी वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों का जो वातावरण है वो सब भिन्न होता है, वैयक्तिक भिन्नता भी भिन्न होती है। हर एक बच्चा अपने आप में एक अलग बुद्धि के साथ,
अलग विचार के साथ पैदा होता है, तो सब में जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उसको पहचान करके पढ़ाना ही अध्यापक के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। तो कौन सा? आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीएफ स्किनर का संबंध है। जो बीएफ स्किनर हैं उन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत से संबंधित नियम दिए हुए हैं। तो कौन सा आपका पहला ऑप्शन सही होगा? क्रिया, प्रसूत, पुनर्बलन सब इन्हीं का सिद्धांत है। उसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ चित्रों का प्रयोग कर रहा है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग करता है? अब देखिए चित्रों के साथ, चित्र क्या है उसके उदाहरण, और चित्र के साथ अब बताएगा क्या? शब्द। जैसे अभी हमने उदाहरण के रूप में बताया कि हमें इस पेड़ के बारे में बताना है और चित्र पहले से ही मौजूद है, तो अब इसे क्या करेंगे? इसे अपने शब्दों से नवाजेंगे, इसकी सारी विशेषता पेड़ की शब्दों से बता देंगे। तो इस सिद्धांत को हम लोग साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कौन सा? ऑप्शन एक सही होगा, क्योंकि साहचर्य का जो सिद्धांत होता है उसमें चित्र और शब्द के बीच संबंध स्थापित करना जरूरी होता है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है। अगला है, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है। देखिए जो भाषा शिक्षक है विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, अब बौद्धिक क्षमता के अनुसार कह रहा है ना, पाठ्य विषय का चयन करता है, वह पालन करता है। देखिए पहले टीचर जो है समझता है कि बच्चे किस ढंग के बुद्धि के साथ हैं, उसके अनुसार अगर विषय का चयन कर रहा है तो वो पालन कर रहा है किसका? ज्ञात से अज्ञात नियम का बिल्कुल नहीं। अनिश्चित से, भाई टीचर को तो पता नहीं है कि बालक किस रूप में है, अनिश्चित से निश्चित नियम का ये भी नहीं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक नियम का, ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर टीचर मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। बच्चे से उसका नाम पूछा, कहाँ से है, उसकी भाषा समझी, तो उसकी जो भाषा समझी उस भाषा से बच्चे की मानसिक स्थिति को समझ लेते हैं और उनके अनुसार फिर क्या करते हैं? उन्हें व्यवस्थित करके अपने तर्क को पेश करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण का नियम नहीं है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भाषा शिक्षण का नियम है, निश्चित से अनिश्चित की ओर ये भाषा शिक्षण का नियम नहीं है, क्योंकि अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण का सूत्र है, लेकिन इसका उल्टा नहीं बना हुआ, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। आगमन से निगमन ये है, विशेष से सामान्य भी है, आपका केवल दो ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा शिक्षक छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को पहचान कर शिक्षण सिद्धांतों का चयन करता है। यह स्पष्ट करता है अध्यापक अपने विषय का ज्ञाता हो, बिल्कुल सही। अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान है, ये भी सही है। अध्यापक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है, अर्थात उपरोक्त सभी जो हैं आपके सही हो जाएंगे। इसमें क्या है कि शिक्षक को विषय, विधि और बाल मनोविज्ञान तीनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अगला, भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है स्वयं का मूल्यांकन करने की योग्यता। भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है छात्रों के मूल्यांकन का। जो छात्रों के मूल्यांकन को कर ले तो वो भी छात्रों के मूल्यांकन का, तो ये भी सही है। स्वयं का मूल्यांकन भी सही है, नवाचारों का ज्ञान भी सही ही है। कौन सा? उपरोक्त सभी। जहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 90% आपका सही हो जाता है उपरोक्त सभी, तो इस ट्रिक का भी पालन करते रहिएगा। जैसे कहीं भी आप कोई ऑप्शन पढ़ने में कंफ्यूज है या वो प्रश्न आपको आ ही नहीं रहा है, उपरोक्त सभी उत्तर में हो, तो 90% आप लगा दीजिएगा, सही ही जाता है। 10% अपवाद हर एक चीज़ में रहता ही रहता है। अगला प्रश्न, अगला है, भाषा शिक्षण में बाधक है। अध्यापक का
आत्म केंद्रित होना ये बाधक होता है भाषा शिक्षण में। क्योंकि जब अध्यापक आत्म केंद्रित हो जाएगा, शिक्षक खुद पर केंद्रित हो जाएगा, तो वो विधियों को समझा ही नहीं पाएगा, न विधियों के बारे में जान पाएगा। तो वो क्या करेगा, जब शिक्षण को जान ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। अध्यापक का बाल केंद्रित होना ये भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है। तो आपका एक बाधक है, अध्यापक का शिक्षण विधियों से अनभिज्ञ होना भी भाषा शिक्षण के लिए बाधक है। तो 1 और 3 दोनों बाधक हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो हम लोग देखें, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। सत्य है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, ये भी आपका सत्य है। थोड़े से फेरबदल से भी विश्व की सभी भाषाओं को एक लिपि में नहीं लिखा जा सकता है। अगर जब बदल ही देंगे तो सभी भाषाओं को लिख सकते हैं, इसलिए आपका यही असत्य है और आपका तीसरा ऑप्शन ही प्रश्न के अनुसार उत्तर सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं। अब देखिए नहीं पे तुरंत टिक कर लीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति करना है तो एक भाषा की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, मधुरता जरूरी है, प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। देखिए बनावटी बोली प्रयोग नहीं जरूरी होता है और नहीं के बारे में ही पूछा है। कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास विद्यालय में भाषा का अध्यापक है, उसे बच्चों के भाषाई विकास के लिए करना चाहिए। भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कराना ये उतना ज़रूरी नहीं है। कंठस्थ देखिए निगेटिव आ जाता है ना। विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना पर्यावरण की दृष्टि से सही है, भाषा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यार्थियों से निबंध लिखवाना अच्छी बात होती है, लेकिन हमें क्या है, सबसे पहले भाषा का जो विकास करना है, हमें परिवेश का निर्माण करना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है भाषा प्रयोग के लिए क्या, परिवेश का निर्माण। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न व्यक्तियों के भाषण सुनाता है। इस माध्यम से वह, देखिए एक टीचर है वो विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, विभिन्न व्यक्तियों के भाषण को सुनाता है। इस माध्यम को क्या कर रहा है, विद्यार्थियों में श्रवण कौशल को विकसित करना चाहता है, विद्यार्थियों के वाचन कौशल को भी विकसित करना चाहता है। तो मैं कहूँ कि ये भी करना चाह रहा है और दूसरा भी ऑप्शन करना चाह रहा है, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। क्योंकि अगर विद्यार्थी भाषण को सुन रहा है तो उसके सुनने की जो कौशल है उसका भी विकास हो रहा है, और जब सुनेगा तो उसका अनुकरण करके कुछ न कुछ सीखेगा उस भाषण का, इसलिए वाचन कौशल, बोलने के कौशल का भी विकास हो रहा है। तो 1 और 2 आपका दोनों सही है। अगला, बच्चों के भाषाई विकास को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा परिवेश, विद्यार्थियों की रुचि और शिक्षण विधि, ये तीनों प्रभावित करते हैं, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकों द्वारा शब्दों या वर्णों का अंतर करना आधारित है किस पर, व्याकरण पर, विभेदीकरण पर, शब्द संरचना पर और पाठ्यपुस्तक पर। तो देखिए शब्दों और वर्णों को क्या करेंगे, अंतर, तो अंतर करना क्या कहलाता है, विभेदीकरण। और विभेदीकरण क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चा 2 ध्वनियों या 2 वर्णों के बीच के अंतर को समझता है विभेदीकरण में। अगला प्रश्न आपका, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों का भाषाई विकास निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों से बेहतर होता है। और यह किसका कथन है, यह कथन आपका टर्मन एक साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये दिया गया था कि जो उच्च बौद्धिक वाले क्षमता वाले बच्चे होते हैं उनका जो भाषाई विकास होता है निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों से बेहतर होता है, ये टर्मन का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थियों की समृद्ध भाषा सहायक होती है।
सामाजिक सम्मान में सहायक होती है, भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन में भी सहायक होती है। इसका जो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, अर्थात चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, बच्चों का मौखिक भाषाई विकास उनकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करता है। यह कथन क्या है? सत्य है, अंशतः सत्य है, असत्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को फिर से पढ़िए। बच्चों का मौखिक भाषाई विकास उनकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करता है। बच्चा देखिए जब मौखिक भाषा बोल रहा है तो उनके श्रवण शक्ति, भाई आप जैसा सुनेंगे, अगर मैं वो बात आप पे करूं, आप जो सुनेंगे उत्तर वही देंगे, तो मौखिक भाषाई विकास किस पर निर्भर करेगा? श्रवण शक्ति पर ही तो निर्भर करेगा। तो ये कथन क्या है? आपका सत्य है। अगला प्रश्न, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक होता है श्रवण कौशल, भाषण, वाद विवाद, वाचन कौशल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? विभेदीकरण में हम क्या होता है, दो ध्वनियों में अंतर करना सीखते हैं। अभी इसके पहले सवाल में हम लोगों ने बताया था। तो इसका क्या होगा कि इसको हम, ये आपका उत्तर हो जाएगा श्रवण कौशल, अर्थात ये ऑप्शन। जो आप सुनेंगे उसमें अलग करेंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए श है और स है, अब इनमें जो अंतर स्पष्ट करना है वो आपका कहलाएगा क्या? विभेदीकरण। अगला, बच्चों के मौखिक भाषा विकास में सहायक है। मौखिक भाषा विकास में भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषा प्रयोगशालाएं, ये तीनों सहायक हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा उपरोक्त सभी, क्योंकि आप भाषण प्रतियोगिता कराएंगे तो बच्चा क्या करेगा? भाषण देगा। भाषण देना मतलब मौखिक रूप से बोलेगा ही। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाषा बोलेगा, भाषा प्रयोगशालाओं में भी खुलकर निरंतर बोलेगा। तो इससे क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। भाषा प्रयोग में निपुणता अभ्यास से आती है, बिल्कुल सही है। पाठ्यपुस्तक पढ़ने से आती है, श्रवण कौशल से आती है, स्वतः ही आ जाती है। सबसे अच्छा है अभ्यास से आती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। व्याकरणिक नियमों का ज्ञान शुद्ध भाषा प्रयोग का आधार है, पूर्णतः सत्य है। अगर आप व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं रख रहे हैं तो कभी आप शुद्ध भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? पूर्णतः सत्य। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण के संबंध में उचित कथन है। विद्यार्थियों को भाषा के नियमबद्ध स्वरूप से परिचित करवाया जाता है। देखिए, विद्यार्थियों को भाषा के नियमबद्ध स्वरूप से परिचित कराना व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आता है। ये तो आपका बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये भी आपका सही है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाया जाता है, ये गलत है, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, व्याकरण को भाषा का शरीर कहा है किसने? डॉक्टर स्वीट के द्वारा कहा गया है। आपके एक वैज्ञानिक हुए हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट का मानना था कि जो व्याकरण है वो भाषा का संरचनात्मक नींव अर्थात शरीर है। व्याकरण शिक्षण से संबंधित आपका अगला प्रश्न क्या है? व्याकरण शिक्षण से संबंधित नियम नहीं है। अनिवार्यता का नियम ये व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। व्यर्थता ये भी है। समन्वय का नियम भी आपका व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। लेकिन उपर्युक्त में से कोई इसका ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला आपका ऑप्शन प्रश्न है, भाषा को विकृत होने से बचाने के लिए उसके नियमों का ज्ञात होना आवश्यक है। यह कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न, भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है किसका? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना ये जरूरी नहीं है। कविताओं का पाठ करवाना ये भी जरूरी नहीं है। समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना ये जरूरी है, इसलिए आपका 3 ऑप्शन सही होगा।
भाषा साध्य है, व्याकरण साधन। कथन के अनुसार व्याकरण शिक्षण व्यर्थ है, बिल्कुल गलत। व्याकरण शिक्षण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, आपका ये सही है। व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है, ये भी उतना सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है, ध्वनियों के मध्य सूक्ष्म अंतर से परिचित करवाना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, सही। भाषा की संरचना का ज्ञान प्रदान करना भी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा की अशुद्धता को पहचानने की योग्यता का विकास करना भी भाषा शिक्षण व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए, अभी तक उद्देश्य है, अब नहीं है। नवीन भाषा सीखने में सहयोग करना ये उद्देश्य में है, नहीं है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना ये उद्देश्य नहीं है, और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, किसमें? पुस्तक विधि में, आगमन विधि में। आगमन विधि में क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके बाद रूल को उसी से जोड़ दिया जाता है, कंठस्थ नहीं करवाया जाता। अगला, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के अवसर उपलब्ध करवाता है। देखिए, विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के अवसर उपलब्ध कराता है, वह व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग करता है भाषा संसर्ग विधि। मतलब भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? भाषा संसर्ग विधि इस विधि को कहते हैं कि व्याकरण अलग से न पढ़ाकर लेखकों की कृतियों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से क्या करें? सिखा दें, उसे ही संसर्ग विधि कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? आपका एक ऑप्शन ही सही। अगला प्रश्न, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती हैं। देखिए, वर्ग पहेली किस माध्यम में आ जाता है? खेल विधि में आ जाता है। वह प्रयोग कर रहे हैं किसका? खेल विधि का। आपका कौन सा? तीसरा ही ऑप्शन सही है, खेल खेल में सीखना। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्ले वे मेथड। अगला प्रश्न, ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन होता है किस विधि में? निगमन में तो रूल है पहले, खेल विधि में, आगमन विधि में। चूंकि आपको उदाहरण प्रस्तुत होगा, उसके बाद रूल बताए जाएंगे, तो उदाहरण आपको ज्ञात में आता है और नियम आपके अज्ञात में। अगला प्रश्न, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती हैं। उनका जो उद्देश्य है क्या है? व्याकरण को रुचिकर बनाना, बिल्कुल सही। व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा? तीसरा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चूँकि वह व्याकरण को बोझिल नहीं बनाना चाहती। जब बच्चा जो है उन नियमों को कंठस्थ की जगह उन नियमों का प्रयोग करेगा, तो उसके विचार, उससे रुचि, चूँकि यहाँ पे बच्चा सक्रिय हो जाएगा ना, और व्यवहारिक बना रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है किसमें? लेखन कौशल के विकास में जो है सबसे कम होता है, सबसे सही है। चूँकि सबसे अधिक आप लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो व्याकरण के नियमों का पालन जरूर करेंगे। शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में व्याकरण के नियमों का पालन करना सबसे सही होता है। लोकोक्तियों और मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में भी व्याकरण शिक्षण की ज़रूरत होती है। पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में देखिए, ज़रूरत तो सब जगह व्याकरण शिक्षण का है, लेकिन सबसे कम बात करें तो पढ़ने में। क्यों?
क्योंकि आप थोड़ा बहुत शुद्ध पठन में नहीं, यहाँ लिखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, शुद्ध वाचन अभिव्यक्ति में भी आपको ज़रूरी, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं तो भी व्याकरण के नियम ज़रूरी है। तो यहाँ आप थोड़ा कम कर सकते हैं, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों का ज्ञान परीक्षण करने का उद्देश्य क्या होता है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, ये होता है उद्देश्य। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करते हैं। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसके ज्ञान का परीक्षण करते हैं। तो कौन सा, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता का मतलब क्या है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक जो भाषाएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, बहुभाषिकता में। यहाँ बहुभाषिकता का मतलब मानसिक रूप से बच्चा कौन कौन सी भाषा और कितने लचीले या फिर रचनात्मक ढंग से सीख रहा है। तो हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ें फिर अपना देखें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अब देखिए यहाँ बाधित करना तो बहुभाषिकता का मतलब ही नहीं है, इसलिए गलत। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, ये पूर्ण रूप से सही है। इससे बच्चा जो है भाषा को क्या करता है, लचीले ढंग से और रचनात्मक ढंग से सीख लेता है। त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा क्या है। देखिए त्रिभाषा सूत्र में जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा आपकी अरबी भाषा है। ये इस भाषा को किस भाषा में रखा जाता, पहले पुरानी भाषाओं में इसको रखा जाता है। तो कौन सा आपका एक ऑप्शन सही है, शास्त्रीय भाषा। अब अरबी भाषा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप सातवीं कक्षा की अध्यापिका हैं। आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। देखिए एक टीचर हैं जो कक्षा 7 की अध्यापिका है और उनके कक्षा में अलग अलग बोली के स्टूडेंट हैं। यह स्थित आपकी कक्षा में, अब इनका पढ़ेंगे क्या, ऑप्शन संसाधन का कार्य करेंगी, बिल्कुल सही है। बच्चों को पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक, ये भी सही है। देखिए हम मान लिए 5 बच्चे उस कक्षा में हैं और सबकी भाषा अलग है, तो सब एक दूसरे से कुछ न कुछ और उनकी भाषाओं को भी सीखेंगे, विचार भी सीखेंगे। तो एक तरीके से हमें किसी उदाहरण की ज़रूरत नहीं होगी, संसाधन खुद वो बच्चे संसाधन का कार्य करने लगेंगे। विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती हैं, ये भी सही है। कौन सा, उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में बहुभाषिकता परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, बिल्कुल। बहुभाषिकता पहले हम जानें कि विद्यार्थी हमारा क्या है, अब जिस परिवेश से आया है उस परिवेश में कैसी भाषा बोली जाती है उसको समझें। उनकी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़वाएंगी, ये भी उनके भाषा में जो है पाठ्यपुस्तक पढ़वाएंगे, ऐसा सही है। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं करता, इसलिए ये गलत है। तो कौन सा, 1 और 2 दोनों सही है, आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या होता है। एक दूसरे के संस्कृति से परिचित करवाना, ये होता है लोकगीत। लोकगीत क्या होता है, जहाँ का बच्चा है आसपास की संस्कृति को जानने का सबसे अच्छा माध्यम होता है लोकगीत। मनोरंजन करवाना ये उतना नहीं है, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना भी है। तो ये आपका 1 और 3 दोनों सही है, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है, त्रिभाषा सूत्र जो है किससे संबंधित है, बहुभाषी संवाद से परिवेश को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा से परिचित कराना,
भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, अर्थात उपरोक्त सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक, अब देखिए विद्यार्थी क्या कर रहा है, अड़ा की जगह जो आपका ये इड़ा है, अड़ा की जगह र कह रहा है, बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? उनकी मातृभाषा का प्रभाव। क्योंकि शायद वहाँ अड़ा की जगह र ही बोल रहे हो, तो वो भी वही कह रहा है। क्या होगा? उनकी मातृभाषा का ही प्रभाव है। सड़क को सरक, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं। एक अगला प्रश्न क्या है? एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब हमें सही कथन के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, किससे संबंधित है? देख लीजिए, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में सही कथन जोड़िए। देखिए, जो आपका बहुभाषिक और सांस्कृतिक कक्षा होता है उसमें ज़रूरी होता है बालकों की मातृभाषा का स्थान। अब हम ऑप्शन देखें, बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध, ये गलत है। इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है बालकों को केवल सामान्य मानक भाषा में प्रयोग के लिए कहना, अब ये भी गलत हो गया। बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर हम पहले क्या करें, 4 ऑप्शन पढ़ें। बालकों को मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराया जाना चाहिए। 3 और 4 में 4 सबसे सटीक है, क्योंकि आप मातृभाषा से बच्चे को एक व्याकरण के बारे में नहीं समझा सकते। आप उसके मातृभाषा का प्रयोग करिए और उसका प्रयोग करते हुए नए भाषा को जोड़ते जाइए, व्याकरण के नियमों को जोड़ते जाइए, सबसे अच्छा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुण प्राप्त नहीं करने देता, गलत। भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा नहीं करता, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत देता है। आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, ये उतना सटीक नहीं है। बहुभाषिकता का मतलब होता है पाठ्य पुस्तकों का, भिन्न भिन्न भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का नहीं। उसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का ध्यान देना जरूरी होता है। बहुभाषिकता का मतलब होता है बच्चे की मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देना। दूसरा ऑप्शन क्या है? बच्चों को कई भाषाओं की कविता का गान करवाती हूँ, बिल्कुल गलत। श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, ये भी उतना सटीक नहीं है। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देती हूँ, बिल्कुल आपका 4 ऑप्शन सही है। बहुभाषिकता का महत्व देने का मतलब बच्चे को आज़ादी देना कि वो अपनी जो भी बात कहें मातृभाषा में भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता में बाधक है शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया, ये बहुभाषिकता में बाधक है। कौन सा ऑप्शन आपका? अभी पूरा पढ़ेंगे। छात्र, ये तो बाधक है ही। छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि, अरुचि भी क्या है? बाधक है। शिक्षक द्वारा छात्रों को अपनी भाषा के प्रयोग पर मनाही, ये भी क्या है? बाधक है। अर्थात तीनों ऑप्शन आपके बाधक हैं। कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा में सुदृढ़ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्या? देखिए, सुदृढ़ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? आपका नकारात्मक रवैया होना चाहिए। कैसा? भाषा की पाठ्यपुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये बहुभाषिक कक्षा में सुदृढ़ शिक्षण, जो सुदृढ़ शिक्षण है अधिगम प्रक्रिया के लिए सही है। आपका ऑप्शन पहला क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक को पढ़ाना चाहिए, ये इतना सही नहीं जा रहा। अभी अन्य
विषय पुस्तकें पढ़ानी चाहिए, विषयों की पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। अभी इसको भी छोड़िए, छात्रों की उनकी मातृभाषा में बोलने के अवसर देने चाहिए, ये तीसरा सही है। विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें पढ़ानी चाहिए, ये भी उतना नहीं सही है, क्योंकि बहुभाषिकता संबंधित किससे है? मातृभाषा से। किससे? मातृभाषा में अवसर देने से है। तो आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। ये गलत है। अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, ये भी उतना सही नहीं है। अगर ये कर देंगे तो अरुचि काहे को होगा? उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो अरुचि में जो कठिन है ये लगता है, तो कौन सा? 4 ऑप्शन आपका सही है। अरुचि लगने का कारण ही क्या है? कि उन्हें हिंदी आ ही नहीं रही है, तो उन्हें कठिन लगेगी। तुलनात्मक रूप में जैसे इंग्लिश है, मैथ है, उसमें हिंदी उनको कठिन लगती है, चूँकि ये बहुत सटीक बोल पा रहे हैं, ये भी कर पा रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने में उन्हें समस्या हो रही है, तो अरुचि करेंगे। गैर हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि, अब देखिए, गैर हिंदी भाषी बच्चे मतलब जो हिंदी बोलते ही नहीं, वो हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं? हिंदी एक कठिन भाषा है, बिल्कुल गलत। हिंदी सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, ये भी अभी सटीक जा रहा है। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है, और ये सबसे सटीक है, इसलिए 3 ऑप्शन आपका सही होगा। गैर हिंदी भाषी हैं मतलब वहाँ पर हिंदी भाषा बोली ही नहीं जाती, तो मातृभाषा उनकी ऐसी है कि वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, तो वो अंतर ही है। अगला, बहुभाषी कक्षा सहायक होता है किसमें? भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में, बिल्कुल। विभिन्न संस्कृतियों व भाषाओं को जानने में, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में, अर्थात कौन सा? 4 ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, भाषा कौशलों के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना, अभी छोड़िए, विभिन्न जीवन परस्पर आत्मभिव्यक्ति के योग्य बनाना, प्रत्येक कौशल को अलग अलग सिखाना, ये गलत है। चारों कौशलों को प्रयोग करने में निपुण बनाना, सबसे सटीक ये है। अगर आपने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का एक विकास कर लिया, यही सबसे महत्वपूर्ण कथन होता है भाषा कौशल के बारे में। भाषाई कौशल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही है। अलग अलग सीखे जाते हैं, ये सही नहीं है। इनका आपस में कोई संबंध भी नहीं, ये भी नहीं सही। तो कौन सा? 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास का आधार होता है मौखिक, श्रवण, पठन और लेखन। तो इसका जो होगा, देखिए, कौशल जो है अन्य भाषाई कौशलों के विकास का आधार होता है, तो आपका श्रवण है। जब आप कोई चीज़ सुनेंगे, सुनना, श्रवण मतलब सुनना, सुनेंगे तो हर एक भाषाई कौशल को सीख जाएंगे, तो ये क्या है? आपका बेस्ट। अगला, श्रवण कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य, कम के बारे में कह रहा, अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ये आपका श्रवण कौशल का उद्देश्य है। छात्रों में मौलिकता का विकास करना भी श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। लेखन कौशल में निपुणता प्रदान करना भी श्रवण कौशल में आता है। केवल सुनने की क्षमता को विकसित करना, ये आपका कम है, अर्थात 4था ऑप्शन सही है। विकास अपनी कक्षा में बच्चों के श्रुतलेख लिखवाता है, वह श्रवण कौशल। अब देखिए, श्रुतलेख का मतलब, वह श्रुतलेख मतलब होता है श्रवण और लेख, लेख मतलब लिखना। तो इससे देखिए वो 2 चीज़ का विकास कर रहा है, 2 कौशल।
एक सुनने के कौशल का विकास कर रहा है और एक लिखने के कौशल का विकास कर रहा है। श्रुतलेख को में क्या है कि श्रवण एवं लेखन दोनों कौशल को विकसित कर रहा है। आपका चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। श्रवण कौशल के विकास में सहायक है। श्रवण में क्या है? सस्वर वाचन, रेखानुकरण, सुलेख। जो सुलेख और पाठ का सार, सुलेख जो है श्रुतलेख के लिए सबसे अच्छा है, मतलब उसमें श्रवण और लिखने दोनों की है। तो श्रवण कौशल की बात यहाँ कर रहा है, उसके विकास में कौन सा सहायक है? तो उसके विकास में सबसे ज़्यादा सहायक होता है सस्वर वाचन। अगला प्रश्न, मौखिक कौशल का उद्देश्य है। मौखिक कौशल मतलब मुंह से बोलने वाला कौशल। इसमें उचित गति और लय, आत्माभिव्यक्ति, कौन सा? ये जरूरी होना चाहिए मौखिक कौशल में। और किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दांश बोलना, ये उतना ज़रूरी नहीं है। बोल बोल कर लिख सकना, ये भी नहीं। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना भी नहीं। तो कौन सा? आपका एक ऑप्शन ही सही है। 7वीं कक्षा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता पाठ व कहानी का सस्वर पठन, मतलब कौन सा? मौखिक करवाती हैं। वह छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के अवसर देती हैं। बिल्कुल सही। छात्रों में व्याप्त संकोच को दूर करना चाहती हैं, ये भी सही है। छात्रों को उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करती हैं, तीनों सही है, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक होता है कौन? प्रश्नोत्तर विधि, बिल्कुल। और अवसरानुकूलता, मतलब जो अवसर अनुकूल है, ये भी तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुरेश ड के स्थान पर र उच्चरित करता है, ये उसके मातृभाषा और मौखिक कौशल का क्या है? प्रभाव है। तो उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा? बिल्कुल नहीं। मौखिक कौशल में निपुण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा? बिल्कुल 2 ऑप्शन आपका सही है। चूंकि ड की जगह पे र बोल रहा है, मतलब उसके बोलने में मातृभाषा का तो प्रभाव है, लेकिन यहाँ हमें कौशल के बारे में बताना है, जो आपके 4 कौशल हैं: सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। अगला प्रश्न आपका प्रत्यक्षीकरण है। आज जो हम लोग लेके आए हैं सीरीज, इसमें आपका पूरा शिक्षण समाप्त करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। पार्ट 1 है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है? विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, यही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो कौन सा? आपका एक ऑप्शन ही सही है। मौन पठन में सहायक है। मौन पठन मतलब उचित ध्वनि निर्गम, प्रभावोत्पादकता में, अर्थ प्रतीत में, स्वाध्याय रुचि में उत्पन्न करने में। जो स्वाध्याय रुचि है उसके लिए सबसे ज़्यादा आपका क्या है? मौन पठन। मौन पठन कब जरूरी हो जाता है? जब कोई भी बच्चा गहन अध्ययन करे, गहन अध्ययन, और अपनी गति को पढ़ने में मदद कराने के लिए, मतलब थोड़ा तीव्र गति से पढ़े। तो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्व अध्याय में रुचि उत्पन्न करने में, या स्वाध्याय मतलब स्वयं के अध्याय को पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने में और उसमें प्रवाहित गति के बारे में। अगला प्रश्न, अगला है आपका पठन का प्रकार। पठन का प्रकार कौन सा है? आपका ध्यान मग्न पठन, एकाग्रचित पठन, द्रुत पठन और अर्थग्रहण पठन। तो कौन सा है? पठन का प्रकार है द्रुत पठन। और नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं गया था, मैं खा रहा था आदि वाक्यों का प्रयोग करता है। यह विधि क्या है? यह विधि है आपकी मनोवैज्ञानिक विधि, अर्थात कौन सा? 3 ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ जो भी बच्चा कर रहा है, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से वाक्य संरचना के बारे में सीख रहा है कि वाक्य संरचना हमारी क्या है, उसको सीखने में ये चूँकि एक स्वाभाविक है कि मैं गया था, मैं खा रहा था, मैं कर रहा था,
तो स्वाभाविक ये मनोवैज्ञानिक विधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है संपर्क विधि। ये जो संपर्क विधि होती है, ये संपर्क विधि अक्सर लोग क्या करते हैं, खिलौनों के माध्यम से या कार्ड्स के माध्यम से खेलते हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने यही विधि को दिया था। तो कौन सा ऑप्शन? 2 ऑप्शन आपका सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास। लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम? अब देखिए, जहाँ कम आ जाए वहाँ तुरंत हाईलाइट करिए, और सबसे कम कह रहा है। अब हम लोग क्या करें, ऑप्शन को पढ़ें। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल, ये याद रखिए, लेखन कौशल के विकास में सबसे कम उद्देश्य जो महत्वपूर्ण है कौन सा है? सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। ये आपका क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? संदर्भानुसार, अभी इसको सटीक करते रहिए, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करना। तीसरा, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। और चौथा क्या कह रहा है? सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना। किससे संबंधित है? लेखन कौशल के विकास से संबंधित है। और सबसे कम महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि इसका जो उद्देश्य है सबसे महत्वपूर्ण कम किसका है? अब हम लोग फिर से ऑप्शन पढ़ें तो सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना जरूरी है, लेखन कौशल में होता भी है। तो आपका ये सही है। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करना भी होता है। प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली, अब यहाँ लेखन शैली की समीक्षा करना है, लेकिन इतना उद्देश्य इसका नहीं है, इसलिए आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक बार आप प्रश्न को न समझ पा रहे हो, बड़ा समझ पा रहे हो, तो 1, 2 बार 3 बार उसको पढ़िए, उत्तर खुद ब खुद निकल जाता है। तो कौन सा आपका यहाँ से हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? अब देखिए, लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा इसके बारे में देखें। सुपाठ्य लेख लिखना, बिल्कुल सही। सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना भी इसका उद्देश्य होता है। शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखना भी लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। तो कौन सा है? 4 ऑप्शन सही है, मतलब पूरे के पूरे सभी। अगला, लेखन कुशलता। जो लेखन कुशलता है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना ये कुशल बनाता है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन भी आपको कुशल बनाता है। आँखों देखी घटनाओं को लिखना भी ये जरूरी है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण आपकी प्रतिलिपि ही है। आपका ए ऑप्शन सही है। प्रतिलिपि जो है का मतलब होता है कि नकल करता है। प्रतिलिपि में बच्चा नकल अनुकरण करता है, तो उतना जरूरी नहीं है, कम है, इन तीनों से कम। अगला आपका परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होती हैं। आपका पहला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं। अब देखिए, नहीं कह रहा है ना, विद्यार्थियों को भाषिक संरचना का आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों की भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन भी मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेना ये उतना सटीक नहीं है, इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही है। भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। सीखने और सिखाने के दौरान भी चलती रहती हैं, सबसे सटीक है। और दोनों में देखिए केवल है, हम कट कर देंगे। कौन सा? आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भाषा के संदर्भ में सतत। अब देखिए, यहाँ सतत की बात कर रहा है ना,
सतत मतलब कंटिन्यू, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, जबकि व्याकरण का आकलन वर्तनी शुद्धता का आकलन, और चौथा मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो कौन सा आपका 4 ऑप्शन सबसे सटीक है। अगला, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या है? सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सतत और व्यापक मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। चूँकि बच्चा क्या होता है, अलग अलग विषयों पर स्वाभाविक बात करता है, तो उसके भाषाई स्तर का पता चलता है कि वो किस भाषा स्तर की बात कर रहा है, किस भाषा स्तर में बच्चा है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है किस पर? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने में। गलत। बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में, और यही आपका सही है। अगला प्रश्न है, अध्यापिका द्वारा केवल विद्यार्थी के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक है। देखिए, केवल विद्यार्थी की, यहाँ केवल है, केवल मतलब कि फिर इसी के लिए आपका पूरा परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक है किसमें? मानक संदर्भित परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, मौखिक कसौटी। जो कसौटी संदर्भित परीक्षण है वो सिर्फ विद्यार्थियों के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक होता है। ये मानक दृष्टिपेक्ष खरी मापदंड निश्चित होता है ना, इसलिए इसका आपका कसौटी संदर्भित परीक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षाएं सहायक हैं बच्चों के विचारों एवं उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में। तो कौन सा आपका सही है? ए ऑप्शन सही है। अगला, बच्चों की लेखन कुशलता के आकलन में आपका केवल एक ऑप्शन ही सही है, तो इसी को मानिए सटीक उत्तर। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। देखिए, ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक कौन है? प्रायोगिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बच्चों के ज्ञान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये क्या निष्पक्ष होते हैं और कम समय में अधिक हम लोग क्या करते हैं? परीक्षण कर सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है क्या? वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी उत्तर प्रश्न। अध्यापक विद्यार्थियों को की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है। वह प्रयोग करता है किसका? निरीक्षण का प्रयोग कर रहा है, जिससे बच्चा जो है जब बात करेगा तो टीचर उसका निरीक्षण करता रहेगा और उसके स्वाभाविक भाषा की समझ को कोशिश करेगा समझने की कि बच्चा कहाँ पर किस स्तर पर पहुँच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी है कौन सा? दत्त कार्य विधि, विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन, पोर्टफोलियो विधि और घटना विधि। देखिए, जो पोर्टफोलियो विधि है ये पूरे साल के कार्यों का क्रमिक संग्रह होता है। बच्चों के पूरे साल के आकलन का क्रमिक संग्रह होता है, इसलिए सबसे अच्छा उपयोगी कौन है? पोर्टफोलियो विधि। तो अगला सवाल आपका प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न पत्र तैयार करने से पूर्व तैयारी करना। देखिए, जो ब्लूप्रिंट निर्माण होता है वह यह सुनिश्चित करता है कि प्रश्न पत्र निर्माण से ज़्यादा संतुलित हो। संतुलन पे ब्लूप्रिंट का जो निर्माण है वह प्रश्न पत्र के संतुलन पे ज़्यादा फोकस रखता है कि प्रश्न पत्र संतुलित हो, जिसमें सरल, मध्यम और कठिन तीनों प्रकार के प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। तो अब आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों की क्षमता के अनुसार प्रश्न खोजना, ये भी गलत है, ये भी गलत। अंकों का विभाजन करना भी गलत। कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है। प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों की योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना। अगला प्रश्न,
आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र में आवश्यक है। देखिए, हम लोग हर एक प्रश्न को बहुत ही, आज अगर आपने इस वीडियो को देखा तो पूरा शिक्षण आपके वश में है। बस आप पूरा वीडियो देखिए और हर एक प्रश्न का विश्लेषण करिए। अभी देखिए, वहाँ हमने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया जिसमें प्रश्न पत्र था। अब यहाँ प्रश्न पत्र में आवश्यक है क्या है? बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए आवश्यक है, या निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या। देखिए, जो प्रश्न पत्र होता है उसमें सब प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। मतलब जैसे कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होने चाहिए, लघुत्तरीय प्रश्न भी होने चाहिए और निबंधात्मक प्रश्न भी होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रश्न पत्र सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा? आपका 4 ऑप्शन सही है। अब इन सबको पढ़ने का महत्व तो नहीं था, चूँकि जान रहे कोई भी प्रश्न पत्र ठीक तभी होगा जब उसमें बहुविकल्पी, लघुत्तरीय और निबंधात्मक तीनों प्रकार के प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? विषय वस्तु पर अधिभार। देखिए, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन बिना भेदभाव के निष्पक्ष होता है और वो क्या करता है? बच्चों की कार्यकुशलता के बारे में जानता है, बच्चों का आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन करता है। कौन सा? बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। बच्चा कहाँ सही कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है, बच्चे के विचार क्या हैं, उन सब के बारे में मूल्यांकन का ही रोल होता है। अगला प्रश्न, अगला है आपका, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए, पाठ्य कुशलता का मतलब कि पढ़ी गई जो सामग्री है उसको हम अगर उसका मूल्यांकन करना हो तो क्या करेंगे? पढ़ने के कौशल का, अर्थ ग्रहण करने का। तो पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, ये उतना सटीक है। लेकिन अभी और भी ऑप्शन पढ़ लें। आपका पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे, ये उतना सटीक नहीं है। पुस्तक के किसी भी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे। पंक्तियाँ पढ़वाने का मतलब पाठ्य कुशलता से उतना है नहीं, ये भी सही नहीं है। बच्चों से जोर जोर से बोल कर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके, ये भी उतना सटीक नहीं है। यहाँ जो सबसे अच्छा है, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। ये होता है पाठ्य कुशलता में मूल्यांकन का अर्थ। जब तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछेंगे तो यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे ने सामग्री को समझा है। तो कौन सा ऑप्शन? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, संवादों को सुंदर रूप से लिखना, लिखित परीक्षा। आपका एक ऑप्शन लिखित परीक्षा, दूसरा मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन और पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। अगर हम लोग मंचन करें, जैसे नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन जो कह रहा है, उसका सबसे अच्छा होता है कि जो नाटक हमने पढ़ा है उसका क्या करें? अभिनय करें। अभिनय के माध्यम से अभिव्यक्ति करना सबसे अच्छा माना जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अगला है, शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सहायक सामग्रियों से परिचित कराना, संप्रत्ययों को स्पष्ट करने में सहायक, पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाने में। तो कौन सा? आपका दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। देखिए, जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं इनमें TLM, इनको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री को ही कहते हैं क्या? TLM। और ये किसके लिए सही है? स्पष्ट करने में सहायक होती है संप्रत्यय को, और पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाने में, अवधारणा को ये क्या करती है? स्पष्ट कर देती है। तो आपका 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आपका क्या है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका प्राकृतिक सौंदर्य की कविता का पाठ कराते समय
विद्यार्थियों को बगीचे में लेकर जाती है वह, देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका प्राकृतिक सौंदर्य, इसका प्राकृतिक सौंदर्य का कविता को पढ़ाते समय, पाठ कराते समय विद्यार्थियों को बगीचे में ले जा रही है। यहाँ देखिए बगीचे में ले जाने का मतलब विद्यार्थी को क्या है कि उसे जो है मूर्त, मतलब मूर्त अनुभव से जोड़ रही है। किससे जोड़ रही है? मूर्त जो अनुभव है उससे जोड़ रही है। मूर्त अनुभव का मतलब कि पहले बच्चे को वो चीज़ें दिखा रही है जिसके बारे में शिक्षिका को बताना है। प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताना है, तो प्राकृतिक सौंदर्य कैसे बनता है उसके लिए वो बगीचे में ले जाके उनको पेड़ पौधे के बारे में बताएगी। तो जब उनको मूर्त अनुभव से जोड़ेगी तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से भावों की गहराई को समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। तो कौन सा उत्तर सही है आपका? प्राकृतिक सौंदर्य और कविता के बीच तादाम में स्थापित करना चाहती है, और आपका 2 ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न, अगला है विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता को बेहतर बनाने में सर्वाधिक सहायक क्या है? देखिए भाषा कुशलता के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? भाषा प्रयोगशाला। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इस तकनीक का अगर हम लोग प्रयोग करें तो इससे होता है शुद्ध उच्चारण, सुनने बोलने का अभ्यास। अगला प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री मतलब TLM। अब इसमें देखिए क्या है ऑप्शन, शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, उसके बाद प्रेरणा का कार्य करती है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है, जो कि सबसे सही है। तो कौन सा ऑप्शन? चारों ऑप्शन आपके सही हैं, मतलब तीनों विकल्प उपरोक्त के सभी सही हैं। शिक्षण, अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, अनावश्यक प्रयोग करने पर और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पर, दोनों स्थिति में ये प्रभावित करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है? देखिए आप अगर प्राइमरी की बात करें और प्राइमरी में ग्लोब, प्राइमरी का बच्चा ग्लोब के बारे में जानेगा, बहुत सही नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। चित्र एवं नमूना ये सबसे सटीक माना जाएगा, क्योंकि जब बच्चे को आप चित्र दिखाएंगे तो बच्चे क्या होते हैं, चित्रों को देखकर जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो कल्पना करने लगते हैं मूर्त वस्तुओं से अमूर्त वस्तुओं की, तो उनका क्या होता है, विस्तार बढ़ता जाता है। अगला ऑप्शन प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्र या नमूने का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। किसके लिए? ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 1 सही है। अगला दूसरा भी पढ़ लें, भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है, दूसरा भी सही है। शिक्षण में कुशलता आती है, तीसरा भी सही है। अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। तो आपका जो उत्तर सही होगा 4 नंबर का। नेक्स्ट, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित नहीं करता है कि इससे जो अध्यापन है, अब आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। देखिए जब श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करेंगे तो उससे बच्चे क्या होते हैं, एकाग्र होते हैं। अब बच्चे एकाग्र नहीं होते तो बच्चे विचलित भी नहीं होंगे। बाकी जो है सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोग किसे मानेंगे कि जो बच्चे हैं ये विचलित होते हैं, और यही चीज़ हमको क्या करना है, नहीं में उत्तर है। क्योंकि बच्चे विचलित नहीं होते, बच्चे क्या होते हैं, एकाग्र रहते हैं। तो विचलित, भाई अगर आप एकाग्र हैं तो विचलित होंगे क्या? विचलित नहीं होते हैं। तो कौन सा? ये देखिए तीसरा गलत है।
तो ये दोनों तो सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। इससे अधिगम परिपक्व होता है, बिल्कुल सही है। इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम भी होती है। यहाँ विचलित होते हैं लिखा है, इससे बालक विचलित होते हैं जबकि बच्चे एकाग्र होते हैं, जिसके कारण विचलित नहीं होते। तो आपका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है। देखिए, अगर आप कल्पना शक्ति और सृजन क्षमता को विकसित करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा क्या है? मूक चित्र। मूक चित्र से बच्चा क्या करेगा? जैसे मान लीजिए हमने कोई मूक चित्र दे दिया, अब इसमें बच्चा स्वयं कहानी को क्या करेगा? गढ़ेगा। खुद जब कहानी को गढ़ेगा तो बच्चे की कल्पना शक्ति का क्या होगा? विकास होगा और उसका सृजन क्षमता भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, तो आपका प्रश्न है क्या? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद और अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि सहायक हैं। भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय और श्रम को बचत करने में। चौथा क्या ऑप्शन है आपका? शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। अब समझिए, ये शिक्षक के कार्यभार को कम करना ये भी गलत है। समय और श्रम की बचत करना भी, अधिक अंक प्राप्त करना भी। देखिए, जो ये सहगामी क्रियाएं होती हैं, गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद, ये किस में सहायक होती हैं? भाषा और साहित्य को समझने में। उसका रीजन क्या है कि ये क्रियाएं व्यवहारिक और सौंदर्यात्मक पक्ष में बच्चों का क्या करती हैं? परिचय कराती हैं। आप इन सब के माध्यम से अच्छे से बच्चे को समझ सकते हैं कि बच्चा साहित्य क्या समझ रहा है और भाषा का जो व्यवहार है उसके बारे में क्या समझ पा रहा है। अगला प्रश्न क्या है? भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, पहला ऑप्शन क्या है? बच्चों की भाषा पर समाचार पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप प्रभाव डालिए। जो समाचार पत्र हैं, उन पत्रिकाओं का उपयोग हमें यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे जो है बाहरी की दुनिया को देखें, बाहरी दुनिया की वास्तविक भाषा को जोड़े अपने साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों के मुख्य शीर्षक याद रहे, ये भी गलत है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखें। कौन सा? हमें थर्ड है ये अभी सही जा रहा है। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, ये गलत है। तो कौन सा? तीसरा ऑप्शन ही आपका सही है। जो समाचार पत्र होता है उसमें बच्चे अपने खुद की प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों, ऐसा होना जरूरी है। अगला प्रश्न कह रहा है, पाठ्य पुस्तक के संबंध में कथन उचित। अब देखिए, यहाँ कथन उचित नहीं है। जो क्रम है, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने में पाठ्यपुस्तक का रोल होता है, बिल्कुल होता है। पाठ्य वस्तु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होती है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र नहीं होती हैं। ये आधुनिक शिक्षा में बालक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र होती हैं, हम ये कह सकते हैं, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र नहीं कह सकते। तो कौन सा नहीं उचित नहीं है? आपका दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, पाठ्यपुस्तक जो होती है उसका चयन करना जो है वो चयन करना चाहिए जिससे बच्चे संवेदना और लोक रूप स्थायी बन सके, बच्चे का जो भावात्मक रूप है वो जुड़ सके। ठीक, उसके मानसिक स्तर के अनुकूल जो पाठ्य पुस्तक हो उनके बारे में हम लोग चयन कर सकें। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ें, पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान वो रखती है जिसमें बच्चे के संवेदना लोक का साथी बन सके, अर्थात कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाल साहित्य का महत्व है। देखिए, बाल साहित्य क्यों महत्व है? क्योंकि बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है,
बिल्कुल सही है। कल्पना शक्ति के विकास में भी सहायक है, बिल्कुल। सृजनात्मकता के विकास में भी सहायक है, अर्थात आपके उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन सही है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है क्यों? किसी बालक को जब समस्या होती है तो उस समस्या को दूर करने के लिए कक्षा में समान स्तर में बच्चे को लाने के लिए समस्याग्रस्त बालक को उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होती है। आपका ऑप्शन सृजनशील बालकों के लिए नहीं होता है। कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए उपचार की ज़रूरत होती है, और 2 ऑप्शन आपका सही है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों की त्रुटियों का निवारण होता है, बिल्कुल सही। बच्चे हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते, ये भी सही है। अब बच्चों की अपेक्षित प्रगति होती है, तीनों सही, अर्थात आपका चौथा ऑप्शन सही। उपचारात्मक शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? छात्रों की कमियों को दूर करना, छात्रों की कमियों का पता लगाना, छात्रों के विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो सबसे अच्छा क्या है? छात्रों की जो कमियां हैं इसमें सब कुछ समाहित है, कमियों को दूर करना ही उपचार का सबसे अच्छा होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? कमियों का पता लगाना हो जाता है आपका निदानात्मक। जो निदानात्मक परीक्षण है ये होता है कमियों का पता लगाना, लेकिन दूर करना उपचार का काम है। अगला, मोहन की शिक्षिका केवल उसकी व्याख्या संबंधित त्रुटियों को दूर करती है, यह क्या है? यह एक उपचारात्मक शिक्षण से रिलेटेड है। तो कौन सा? 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कहानी याद करने में, कविता याद करने में, नाटक लेखन में, उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में, और सबसे अच्छा 4 ऑप्शन है। चूँकि इसमें क्या है? उपचारात्मक शिक्षण में इसका मतलब ही होता है उपचार करना, समस्या का समाधान करना। सूरज द्वारा बोलते समय शब्दों का देर तक खींचकर उच्चारण करने का संभावित कारण है। देखिए, यहाँ जो सूरज द्वारा बोलते समय शब्दों को देर तक खींचकर उच्चारण करने का संभावित कारण क्या है? इसमें वर्णों का ज्ञान न होना गलत, अन्य भाषाओं का प्रभाव गलत, क्षेत्रीयता का प्रभाव बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे कहीं देर तक बोल देते हैं, जैसे हम लोग भी कभी देर तक बोल देते हैं, तो हमारी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो क्या है? उन्हें कठोरता से नहीं, उन्हें एक अधिगम के रूप में संकेत देती हैं कि बच्चा कहाँ सीखने में गलत कर रहा है। ये त्रुटियां जो है बच्चे के विचार को समझने में सबसे ज़्यादा सहायक होती हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? उन्हें जल्दी दूर किया जाना चाहिए, ये भी गलत। वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दोषपूर्ण, अब देखिए दोषपूर्ण होने का संकेत करती हैं, ये निगेटिव में है, गलत है। वे सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक हिस्सा है, बिल्कुल आपका 4 ऑप्शन सही है। और ये सीखने के साथ दूर होने लगती हैं, ये धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण में आदेशात्मक जैसी कोई बात नहीं, इसमें अनुदेशात्मक बात होती है। क्यों? क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण क्या है? आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के सुधार के लिए क्या दिए जाते हैं? निर्देश और अभ्यास भी कहा जाता है। इससे क्या होता है? छात्र अपनी कमियों को दूर कर देते हैं। तो ये क्या है? अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है। तो कौन? ऑप्शन 2 सही है। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। छात्रों के, देखिए, उपचारात्मक शिक्षण आप किसी भी छात्र को देने से पहले निदानात्मक शिक्षण का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप निदान करेंगे मतलब उसकी समस्याओं को पकड़ेंगे तभी तो उसका उपचार करेंगे। तो निदानात्मक शिक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण का होना जरूरी है। अब हम लोग ऑप्शन में देखें, छात्रों को अधिगम संबंधित दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना।
लेकिन यहाँ कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए सबसे सुगम विधि। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखें, दूसरा ऑप्शन कह रहा है छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करना। तो आपका देखिए निदान करना भी जरूरी है, समूहों में विभाजित करना भी जरूरी है। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना ये भी जरूरी है। इसलिए आपका कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। निदान करेंगे, समूहों में बांटेंगे और व्यक्तिगत ध्यान देंगे, ये तीनों उपचारात्मक शिक्षण की सफल विधियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न, अगला है आपका सुरेश स को श उच्चारण करता है, उसके उच्चारण संबंधी दोष में सुधारने के लिए हमें पहला ऑप्शन कह रहा है ध्वनियों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए उनका निरंतर अभ्यास करवाना चाहिए। आपका पहला ही सही हो गया। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वपरीक्षण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और व्याख्यान परीक्षण। तो कौन सा है? निदानात्मक परीक्षण। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का आधार, क्योंकि जब आप इसको कर लेंगे तब आप उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अशुद्ध उच्चारण के निराकरण में सहायक नहीं है। देखिए नहीं है ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, लैरिंगोस्कोप। जो लैरिंगोस्कोप होता है ये एक मेडिकल उपकरण है। कैसा उपकरण है? मेडिकल उपकरण है और ये गले की जांच के लिए होता है, न कि बच्चे के उच्चारण में निराकरण के लिए। तो कौन सा आपका? तीसरा ऑप्शन गलत है और यही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों की लेखन क्षमता को प्रभावित करने वाला रोग है। लेखन क्षमता किससे प्रभावित होती है? किससे? अप्रेक्सिया से। जो अप्रेक्सिया है वो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। इसी को हम लोग डिस्ग्राफिया के नाम से भी जानते हैं। कौन सा आपका? अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में अनुचित कथन है। उपचारात्मक शिक्षण केवल विद्यार्थियों के दोषों का निराकरण करने में सहायक है। देखिए अनुचित कथन का मतलब गलत कथन, तो ये हमारा पहला ही गलत है। देखिए यहाँ केवल विद्यार्थियों के दोषों का निराकरण, इसका मतलब ये नहीं होता। उसमें उपचारात्मक शिक्षण में सिर्फ दोष नहीं दूर करता बल्कि शिक्षण विधियों को भी सुधारा जाता है। कौन सा आपका? ए ऑप्शन ही गलत है। अगला प्रश्न, तो साथियों आज ये मैराथन वीडियो आपको कैसी लगी, इसका उत्तर अपने कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो हिंदी शिक्षण के पेडागॉजी के लिए बहुत ही सहायक है। इसमें हम लोगों ने जो प्रश्नों को बनाया है, इस मॉडल पेपर को तैयार किया है, उसमें सीटेट के नवीन जो सिलेबस है उसको आधार बनाकर उसके आधार पर हमने प्राइमरी और जूनियर दोनों स्तर के सवाल को दिए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।